अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपकी खिदमत में एक और शो के साथ हाज़िर हैं। 2022 का साल ख़त्म होने को है और बहुत ही तलातुम ख़ेज़ ये साल रहा। अ, आइन के लिहाज से, कानून के लिहाज से और हमारी सियासत के लिहाज से। तो इसीलिए हमने सोचा कि आपकी मुलाकात हम एक ऐसे साहब से करवाएँ, जो अदालतों में बहुत जाते रहे, उन्होंने अदालतों की बहुत पेशियाँ भुगतीं। कानूनी और आईनी उमूर के हवाले से। एडवोकेट अज़हर सिद्दीक साहब, आप इनकी बातें वैसे भी सुनते रहते हैं, तो हमने सोचा कि हम भी आज इनको घेर के ये पूछें कि अज़हर भाई ये बताइए कि सन 2022 पाकिस्तान की तारीख में किस अंदाज़ में याद रखा जाएगा? अदम एतमाद से लेकर इमरान खान, आज़म स्वाति, डॉक्टर शहबाज़ गिल, अरशद शरीफ इन सब पर मुकदमात के साथ-साथ अरशद शरीफ की इंतहाई पुरअसरार हालात में बेईमाना अंदाज़ में कत्ल। तो आप कैसे देखेंगे रूल ऑफ़ लॉ के हवाले से, कानून की हुक्मरानी के हवाले से 2022 को? बहुत शुक्रिया इम्तियाज़ गुल साहब। मेरा ख़्याल है कि जितने वक़्त गुज़रे हैं, एक दौर जो बहुत हंगामा अंगेज़ रहा था, वो इफ्तिख़ार चौधरी साहब का दौर था, जब मुख़्तलिफ़ जनरल परवेज़ मुशर्रफ़ वाले मामले में बहुत सी कोर्टों में मामले आए, फिर और वो बड़ा हंगामा अंगेज़ वो 2007 की मैं बात कर रहा हूँ। 2007 के बाद ये साल मैं समझता हूँ उससे ज़्यादा हंगामा अंगेज़ रहा कि सिर्फ़ एक इश्यू नहीं है। इस साल सबसे पहला जो सबसे बड़ा इश्यू था वो तहरीकी अदम एतमाद वाला मामला था, स्पीकर रूलिंग वाला। फिर वही ख़त्म नहीं हुआ। फिर पाकिस्तानी तारीख़ में पंजाब की हुकूमत से रिकॉर्ड पिटीशंस आईं। वो आपने देखा सिर्फ़ हलफ़ लेने के हवाले से सिर्फ़ 3 पिटीशंस थी। आपने देखा होगा। फिर ऐसा हुआ कि आर्टिकल 63 ए की इंटरप्रिटेशन के हवाले से मामला गया। फिर यही नहीं है, फिर जो नशिस्तें मखसूस जो नशिस्तें खाली हुई, तो उस नशिस्तें को वापस देना था मखसूस नशिस्तों की एलोकेशन के हवाले से, वो वाला मामला भी कोर्टों के अंदर गया। फिर इलेक्शन कमीशन के रोल के हवाले से, वोटिंग के हवाले से, वो भी कोर्टों में गया। तो ये कुछ छोटा नहीं था और एक इश्यू के ऊपर इतने-इतने मामलात सामने आए, वो आप लोगों के सामने है। फिर वही नहीं, अब पंजाब का एक दोबारा सेकंड फेज़ शुरू हो चुका है, वो भी आप देख रहे हैं और फिर यही नहीं है नैब लॉ में तब्दीलियाँ की, वो नैब लॉ वाला मामला आया कोर्ट के सामने, फिर ओवरसीज़ के वो वोटिंग राइट को जिस तरह सबूताश किया गया, ख़त्म करने की कोशिश की, वो भी हाई कोर्टों के सामने, सुप्रीम कोर्ट के सामने मामला ज़ेर-ए-इल्तवा है। फिर सदारती रेफ़रेंस के कॉन्टेक्स्ट में अभी अभी रेकोडेक के मामला आपने देखा, फिर अरशद शरीफ वाला मामला आपने देखा, फिर आज़म सवाती वाला, डॉक्टर शहबाज़ गिल वाला। तो अगर ये कहा जाए कि रूल ऑफ़ लॉ की एनफोर्समेंट के हवाले से तो पाकिस्तानी अदालतों पे बहुत, बहुत प्रेशर रहा। अब क्या वो अचीव कर पाए या नहीं कर पाए, $1 मिलियन क्वेश्चन है। मैं कोई बात गलत नहीं करूँगा, लेकिन मैं समझता हूँ कि मुझे अगर नंबर देने पड़े कि पाकिस्तानी अदालतों ने आसान तरीके से चीज़ों को डील किया, तो मैं इसको कोई 100 में से 30 नंबर दे सकूँगा। इससे ज़ायद मैं शायद ना दे सकूँ। क्योंकि कई ऐसे मामला थे जो अदालतें बड़े आसान तरीके से हैंडल कर सकती थी, लेकिन गैर ज़रूरी तौर पर ये अदालतों में पेंडिंग रहे और और उसका एक इम्प्रेशन भी यही आता रहा कि शायद अदालतों के ऊपर प्रेशर रहा है किसी न किसी शक्ल के अंदर। मुझे तो वो दिन भी याद है कि जब तहरीक-ए-अदम एतमाद वाला मामला था और एक स्टेज के ऊपर ग़ालिबन 7 अप्रैल वाले दिन सुप्रीम कोर्ट में दोपहर से पहले-पहले जब ख़त्म हो गया, तो वहाँ कोर्ट माइंड दे रही थी कि 5 बजे के करीब कि आप ये तो होना था, सारा कुछ हो गया, असेंबलियाँ तहलील हो गई हैं। नए इलेक्शन की डेट के हवाले से बातें शुरू हो गई थी। और जब हम ब्रेक के बाद वापस आए तो सारे हॉल बंद थे, तो एकदम दरवाज़ा जब खुला तो देखा तो इलेक्शन कमीशन वाले अंदर बैठे हुए थे। अब इलेक्शन और आते ही इलेक्शन कमीशन ने वहाँ एक अजीब-ओ-गरीब मंतक ले ली कि जनाब हम 7 महीने तक तो इलेक्शन ही नहीं करा सकते। जो इसकी ज़िम्मेदारी हर वक़्त तैयार होना चाहिए वो फिर किरदार फिर हम समझ सकते हैं। फिर वो बख्तरबंद गाड़ियाँ, फिर रातों को और 12-12 बजे तक कोर्टें खुलना, ये सारा कुछ रिकॉर्ड के ऊपर है, मैं इसको दोहराना नहीं चाहता। अक्सर पाकिस्तानियों के लिए, ख़ास तौर पे वो पाकिस्तानी जो कि खैरख़्वाह हैं या सपोर्टर हैं पीटीआई के, उनके लिए ये बहुत ही अज़ियतनाक से 7-8 महीने रहे हैं कि जिस अंदाज़ में हमने देखे हैं मामलात डेवलप हुए 2022 के दौरान, ख़ास तौर पे मार्च के बाद से, तो उसमें
हर मामले में हमने देखा या तो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट सामने थी या पस पर्दा थी, उसका ज़िक्र था बार-बार, या पीपल्स पार्टी थी या पीएमएलएन यानी या जरदारी साहब, बिलावल भुट्टो और दूसरी तरफ शहबाज शरीफ, हमज़ा शहबाज, मरियम नवाज़। तो मैं ये सोच रहा था आपसे पूछूं कि क्या पाकिस्तान की किस्मत में ये 3 कैरेक्टर लिख दिए गए हैं, पाक अवाम की तकदीर में ये लिख दिया गया है कि ये 22 करोड़ अवाम इन 3 फैक्टर्स, इन 3 पार्टियों के यरगमाल रहेंगे आइंदा आने वाले सालों में? अच्छा, ये हमें जो नज़र आ रहा है ना, मैं समझता हूँ कि ये सारे निज़ाम के अंदर अदालतों की अहमियत तो ख़त्म नहीं होनी। मैं तो कई दफ़ा ट्वीट भी मैंने किए कि पाकिस्तान की अदालतें अहम थी और अहम रहेंगी। अभी रिसेंटली आप भी देख लें ना आप रिसेंट वाला मामला देख लें कि गवर्नर ने जो अपने इख्तियार से तजावुज़ किया है, गवर्नर ने और इस पे जजमेंट बहुत मौजूद है, इंडियन ज्यूरिसडिक्शन की जजमेंट मौजूद है कि ये तो नहीं है ना कि एक इलेक्शन हुआ ही नहीं, यानी असेंबली बैठी ही नहीं और आप कहें जनाब मैंने डिनोटिफाई कर दिया, ये तो अपना डिक्टेटर से भी कोई बड़ा इख्तियार है। 58(2) खत्म हो चुका है और जिस तरह का ये इख्तियार संभाला, फिर अदालतों में जब ये मामला गया, फिर अदालतों की तरफ से आया कि अंडरटेकिंग वाली बातें हुई, बैलेंस करने वाली बातें हुई, तो ये तो वो वही सवालात उठाती है ना, बहुत सवालात जन्म दी हैं। इस तरह की बातों में ना तो अदालतों से आना चाहिए था 100 और अदालतें कैसे आईनी प्रोविजन के इतलाक को रोक सकती हैं? यानी चीफ मिनिस्टर एक असेंबली तहलील कर सकता है, उस पे कदगन कैसे आ सकती है? लेकिन हम ये सारा मामला देख रहे हैं और ये सारा कुछ आप लोगों के सामने है। लेकिन एक बात बड़ी वाज़ेह है कि ये भी शायद पाकिस्तान शायद वाहिद मुल्क होगा जहाँ तहरीक अदम एतमाद और एतमाद एक ही वक़्त पे आ गई और एतमाद में जब जो रीज़न देने हैं आर्टिकल 130 सब आर्टिकल 7 के तहत कि जनाब गवर्नर को सैटिस्फाई करना है कि चीफ मिनिस्टर मेजॉरिटी खो गया। यानी ऐसे नहीं है, बाकायदा वज़ाहत के साथ आपको और जब ये करना है तो फिर नया इजलास बुलाना है आपने। एक इजलास ऑलरेडी हो, उस इजलास के ऊपर इजलास बुलाया नहीं जा सकता और हुँ। वो सोनी महिवाल की या हीर रांझा की कहानी उसमें लिख के कि सदर के गवर्नर कहे कि जनाब मैं एतमाद का वोट लेने का कह रहा हूँ, वो इस तरह तो नहीं ना चल सकता है ना। तो वो और ये मामला एक कोर्टों में चैलेंज हुआ, तो कोर्टों को इसी को देखना चाहिए था और कोर्टों को इसी को सामने रखते हुए ना इसी चीज़ को सामने रखते हुए इसको मंतकी अंजाम तक पहुँचाना चाहिए था। ये हमारे लिए समझने के लिए बड़ा ज़रूरी है कि अगर हम इस तरह नहीं करेंगे तो यार कन्फ्यूजन इतनी ज़्यादा रहनी है यानी मिसाल के तौर पर गवर्नर का जो है ना वकील जो है वो कोर्ट में कहता आकर कि जनाब हम ये नोटिफिकेशन वापस ले लेते हैं, 7 दिनों में एतमाद का वोट ले दो। कोर्ट को तो इसी बात के ऊपर छोड़ दे बाकी चीज़ों को। बाकी सब चीज़ों को यानी मुद्दई की भी ज़रूरत नहीं थी इस काम के लिए, कोर्ट को इसको फ़ौरन अडॉप्ट करना चाहिए था। उन्होंने कहा भी फिर वो मान गए हैं, एतमाद का वोट को 7 दिनों का टाइम भी कह दिया। मंजूर भुट्टो के केस में 10 दिन टाइम चाहते थे, लेकिन नज़र ये आ रहा था कि इलेक्शन कोई होने नहीं देना चाह रहा। तो कहीं न कहीं जो बात है ना, वो इल्ज़ामात परवेज़ इलाही के ऊपर भी आ रहे हैं कि ये जिस तरह से वो चाहते हैं, ये तो अब सारी बातें तो होंगी ना। और और इमरान खान साहब आपके सामने वो चाह रहे हैं वो जल्द से जल्द इलेक्शन हो जाए और उनकी स्ट्रैटेजी ठीक है। उन्होंने कह दिया है आसफ ज़रदारी साहब आए थे यहाँ पर मुफाहमत के बाद से बड़ी कोशिश की, जोड़-तोड़ की, काबू ना आए और वो मेरा ख़्याल है हारे हुए खिलाड़ी की तरह पहली दफ़ा शायद लौट कर चले गए और यहाँ आपस में मसाइल सेटल ना हो पाए। अगर अभी भी मामलात आपने इस तरह लटकाए तो इलेक्शन तो दूर नज़र आ जाएँगे, लेकिन ये अदालती मामलात में बहुत से सवालात तो उठ चुके हुए हैं। बहैसियत वकील सारी बातों का तो जवाब नहीं दे सकता आपको, लेकिन मैंने अब तक कोशिश की है कि सारा सिनेरियो शॉर्ट करके आपके सामने बता दिया कि कहाँ-कहाँ गलती हैं, कहाँ-कहाँ हुआ और लाहौर हाई कोर्ट का इस बात में बैलेंस करने वाली बात पे कि आप गारंटी दें, ये लफ्ज़ मुनासिब नहीं थे। ब ब ब जब जब और देखिए क्या गैर कानूनी चीज़ को गारंटी और श्योरिटियों के ऊपर आप कर देंगे? नज़र आ रहा है कि गवर्नर का काम जो है ना, वो एकदम उसके इख्तियारात से तजावुज़ है। उसने एक कोई माइलस्टोन अचीव करने के लिए कोई यकीन दहानियाँ मेरे मुताबिक तो ये गवर्नर तो वैसे भी नाअहल हो चुका है। इस तरह के ऑर्डर पास करके मैंने लिखा है, सदर पाकिस्तान को लिखा, वज़ीर-ए-आज़म को लिखा और मैं नई पिटीशन लेके आ रहा हूँ, इनको उनको इस ओहदे से हटाने के लिए और मकसद सिर्फ़ यही है कि इस मुल्क में रूल ऑफ लॉ, कानून की हुक्मरानी हो। लेकिन ये रूल ऑफ लॉ और कानून की हुक्मरानी एक शायद ख्वाब-सा रह गया है इम्तियाज़ गुल साहब। मैं वही सोच रहा था कि अ, आईन, कानून या अदालतें, वो तो इंसाफ के और कानून के नुकात पे जाती हैं। वो ये कैसे कह सकती हैं कि हमने दोनों फरीकों के दरमियान बैलेंस कायम करना है। मैं तो इस फ़िक्रे को पढ़ के जब टिकर चल रहे थे, मेरा सर चकरा गया।
कि जज साहिबान ये कैसे, मतलब एक मजरूफ, एक एग्रीव पार्टी है, मजरूफ पार्टी उसको कह लें, वो गई है कि जी एक गैर कानूनी नुक्ता है, और जो कि है भी वादी नज़र में, जो इकदाम था गवर्नर साहब को, उसको कह रहे हैं कि हमने दोनों पार्टियों के दरमियान बैलेंस कायम करना है। तो मेरा ख्याल है इसी वजह से शायद आपने 30 के बात की, 100 में से 30 नंबर, शायद इसी वजह से हमारी अदलिया का ग्लोबल रैंकिंग में भी 139 में से 130वां नंबर है। चले, मैं आखिरी सवाल ये करूंगा कि इस तमाम तर सूरत हाल को अगर देख लें, अदलिया अपने एक मखसूस साइलों में है। चौधरी परवेज इलाही के साहब के हवाले से आपने सवाल उठा लिया, तो आप क्या समझते हैं, खदशा है आपको कि इमरान खान पीटीआई एक बंद गली में दाखिल हो चुके हैं, कॉर्नर हो देखिए, गए हैं? इमरान खान साहब के पास, इम्तियाज गुल साहब, ट्रम्प कार्ड तो आज भी मौजूद हैं उनके पास, यानी मेजोरिटी पार्टी होने के नाते। यानी ये बात, मौका है, चौधरी परवेज इलाही और मोनस वगैरह इमरान खान के बगैर इलेक्शन लड़ना बड़ा मुश्किल है उनके पास। अभी भी आप देखें, ये 10 सीटें जो इनकी है, ये कोलिशन पार्टनर के तौर पर हैं। यानी ये उनके अपने सारे वोट नहीं है। ये अगर किसी वक्त अगर ये चैप्टर खुला तो ये बड़ा खतरनाक चैप्टर खुलेगा। अब अगर, यानी वो तो कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इमरान खान जो है ना, वो इस मामले में पीछे नहीं हटेंगे। फर्ज करें आप बचा भी लें, आप कहें कि जबरदस्ती मैंने ये चलने देना है, तो वो तो इस्तीफे तैयार बैठे हैं। इस्तीफे पंजाब असेंबली से दे दें तो आप कहाँ वजीर रह सकेंगे। और तकरीबन मेजोरिटी के करीब जब इस्तीफे दे देंगे, तो आप जिमनी इलेक्शन में तो नहीं जाएंगे ना। और फिर यही नहीं, नेशनल असेंबली में भी आप इस्तीफे दे देंगे, आप सिंध असेंबली में भी दे देंगे, आप बलूचिस्तान असेंबली में दे देंगे, तो ये उनके लिए इतने आसान हल नहीं होंगे। यानी इन लोगों की बलूचिस्तान में असेंबली में जो एमएनए हैं, सॉरी एमपीएस हैं, उनकी मौजूदगी से कोई फर्क नहीं पड़ता। सिंध में भी कोई रोल नहीं है। वो जो काम तो सारा किया जा रहा है, धड़ाधड़ बदमाशियां जो पास करना है। नेशनल असेंबली में भी देख लें कि अपोजिशन लीडर अपनी मर्जी का उन्होंने चेयरमैन नैब लगा लिया। मैंने चैलेंज किया हुआ अपोजिशन लीडर की तैनाती के हवाले से, लेकिन हम कुछ नहीं कर सके। तो असूली तौर पर जो है, इमरान खान साहब के पास ये कार्ड मौजूद है, और अगर 2 असेंबलियां तहलील कर लें तो दोनों असेंबलियों में जनरल इलेक्शन आ जाएंगे, और बाकियों में फिर अल्टीमेटली जो है अब इलेक्शन की तरफ चले ही जाएंगे, और यही शायद पाकिस्तान की बेहतरी होगी। चलिए जनाब, बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, आपने अजहर सिद्दीक साहब की बातें सुनी। 2022 कानून के ऊपरानी के हवाले से नए रिकॉर्ड कायम कर गया है, किसी अच्छे अल्फाज में हम इसे याद नहीं करेंगे। और दूसरी तरफ उनका ये कहना है कि इमरान खान के पास अभी भी एक बड़ी ऑप्शन मौजूद है, और अब देखना है कि अगर वो ऑप्शन उन्होंने एक्सरसाइज कर भी ली, तो उसके बाद क्या वाकईतन मुल्क नए इंतखाबात की तरफ जाएगा, या फिर हम पाकिस्तान को किसी और मॉडल की तरफ धकेला जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया।